आज हम फिजिक्स में डायमेंशन को हमने एंड कर लिया था, डायमेंशनल फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया था, उसके एप्लीकेशन के बारे में हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे इसके सेकंड पोर्शन पर। मेजरमेंट का सेकंड पोर्शन है एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट। बेटा एरर्स को समझने के लिए पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब द डिजिट्स इन आवर मेजरमेंट, the digits in our measurement on which we have confidence plus one additional digit which is uncertain। अजीब सी डेफिनेशन है, मतलब मैं आपको समझाता हूँ। बेटा फिजिक्स में एक खास बात है, आप एक्यूरेट मेजरमेंट कभी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा आपके पास वॉच आपने पहन रखी है, मैंने कहा भैया 4.54 सेकंड पर आप इस रूम से बाहर निकल जाना, क्या आप निकल सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि 4.54 आप मेजर नहीं कर सकते आपकी स्टॉप वॉच से। आपकी रिस्ट वॉच से आप 4 सेकंड मेजर कर सकते हो, उसके बाद 5 सेकंड। 4.54 सेकंड आप मेजर नहीं कर सकते हो क्योंकि आप सेकंड के 100 पार्ट तक पहुंच गए, तो वो आप मेजर नहीं कर सकते। क्लियर है बात? तो मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, आप समझिए इस बात को, फिजिक्स में एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे केस में एक बात तो ये फिक्स हो गई कि कोई भी बच्चा अगर किसी गिवन लेंथ को मेज़र करेगा, किसी गिवन टाइम को, किसी भी गिवन क्वांटिटी को अगर मेज़र करता है तो उसके आंसर डेसिमल के बाद बहुत आगे तक जाएंगे। तो उसको कहाँ तक लेना चाहिए? तो देखिए, जैसे ये आपके पास एक लेंथ दी, मान लेते हैं इसकी एक्यूरेट वैल्यू है 8.642845 सेंटीमीटर। एक बच्चे ने मेजर किया 8.643, एक बच्चे ने मेजर किया 8.645, एक बच्चे ने मेजर किया 8.632, एक बच्चे ने मेजर किया 8.625, एक बच्चे ने मेजर किया 8.643 या 47। अब इस केस में आप देखिए सर 8.6 तो फिक्स है, चाहे कोई भी मेजर करे, और एक डिजिट ये ले लो दैट इज अनसर्टेन, कुछ भी आ सकती है। तो आप कोई भी पैरामीटर ले लीजिए, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जहां तक आपको कैलकुलेशन करनी है यहां तक हम कैलकुलेट करेंगे। एक्यूरेट वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्मल स्केल लेके चलोगे तो आपकी स्केल सेंटीमीटर का 1/10 पार्ट तक ही मेजर करती है, 1 मिलीमीटर तक आप 8.6 मेजर कर सकते हो। चलो मैंने कहा वर्नियर कैलिपर लेते हैं। वर्नियर कैलिपर सेंटीमीटर के 100 पार्ट तक मेजर कर सकता है। एक डिवाइस होती है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो लेंथ को एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए यूज में लेते हैं, लेकिन वो भी कहाँ तक मेजर करेगा? 2 डेसिमल तक। तीसरा डेसिमल भी लेना है तो और हाई एक्यूरेट आपको इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम आगे डेसिमल के बाद जाते हैं सर, हमारे इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी बढ़ती जाती है और इतना एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट लेके आना मुश्किल है, तो इसलिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होती, लेकिन फिर भी हम वहाँ तक कैलकुलेशन करते हैं जहाँ तक कि सिग्निफिकेंट फिगर की रिक्वायरमेंट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे मेजरमेंट में वो नंबर हैं जिन पर हमें पूरा कॉन्फिडेंस है और प्लस एक एक्स्ट्रा और लेके चलते विच इज अनसर्टेन। बेटा कुछ रूल्स होते हैं टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, बड़े ही आसान टॉपिक है। रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। क्या रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के? तो पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट
ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। बेटा जितनी भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो आपकी सिग्निफिकेंट होती है। कैसे? जैसे आपको 1.432 दिया, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? सर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 8.645, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 8.632 या 8.63 सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.84 सर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सारी क्या होती है बेटा? सिग्निफिकेंट होती है। इतनी बात आप दिमाग में बिठा लीजिए। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स क्या है बेटा? सिग्निफिकेंट है। मैं फोन को साइलेंट कर लेता हूं, एक बार आगे बात करते हैं। हाँ जी, सेम सेकंड नंबर पे चलते हैं। तो फर्स्ट रूल में मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सारी क्या होती है बेटा? सिग्निफिकेंट होती है। अब बात करते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल इज ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल के लिए 1.005, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 4। 2.07 सर 3। जितने भी जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएंगे वो सारे को सिग्निफिकेंट काउंट करना है। क्लियर है बात? थर्ड रूल, द जीरोज राइट टू डेसिमल पॉइंट। बेटा वो जीरो जो डेसिमल के राइट में है बट लेफ्ट टू नॉन जीरो डिजिट, बट लेफ्ट टू नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इनको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 0.003, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 1। 0.0866, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 3। इन जीरोस को आपको काउंट नहीं करना है। क्लियर बात? ठीक है जी, अगले रूल पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल, all zeros right to non-zero digit are not significant, are not significant। जितने भी जीरो हैं राइट टू द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल के लिए 5000, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 1। 501। लेकिन यहीं पर इंपॉर्टेंट डाल के ध्यान रखना, 500 मीटर अगर यूनिट के साथ आ जाए तो 3, 500 पॉइंट लग जाए तो भी कितने हैं? 3। मतलब अगर सिंपली आपके पास 5000 लिखा हो तो इन जीरो को आपको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करना, लेकिन अगर यूनिट के साथ आ जाए तो आप इनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है इन साइंटिफिक नोटेशन। अगर साइंटिफिक नोटेशन की बात करूं 1.42 इंटू 10 की पावर 5, इन पावर्स को काउंट नहीं करना, सिर्फ ये सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कितने? 3। 1.3 इंटू 10 की पावर -27, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 2। पावर्स को काउंट नहीं करना है। क्लियर है? तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिया है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए। अब देखते हैं राउंड ऑफ करने के तरीके। ये सब बेटा मेजरमेंट में काम आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर आपको केमिस्ट्री में भी यूज आएगा, फिजिक्स में भी यूज आएगा। तो आप जो बेसिक पढ़ रहे हो, इस बेसिक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। कई बार बच्चा परेशान होता है, सर आंसर कहाँ तक लेके आए, कितने डेसिमल पॉइंट तक लेके आए। तो घबराने की बात नहीं है, आपके दिमाग में सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। सर वहीं तक लेना है जहाँ तक की रिक्वायरमेंट हो। मैं आपको राउंड ऑफ करने का तरीका बताता हूँ। रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ आवर मेजरमेंट। बेटा मेजरमेंट को राउंड ऑफ करने का तरीका आप देखिए
किस तरह हम मेजरमेंट को राउंडिंग ऑफ करेंगे, ये तरीका आप नोट करिए। तो सारे पॉइंट्स को आप ढंग से समझना ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो पहला पॉइंट है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, if the digit to be dropped is less than 5, the preceding digit remain unchanged. बेटा जिस डिजिट को छोड़ना है अगर वो 5 से छोटी है तो आपकी पहले वाली डिजिट क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा 1.4327, राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट। आपको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कीजिए, मतलब आपको यहाँ तक रखना है, छोड़ना 2 को है। सर 2 इज लेस देन 5, प्रीसीडिंग डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर इज 1.43। सेकेंड रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, then preceding digit is increased by 1. एग्जाम्पल के लिए 1.43628, मैंने कहा राउंड ऑफ करो अप टू 3 डिजिट, छोड़ना किसको है, 6 को। सर 5 से बड़ा है, पहले वाली डिजिट को 1 से बढ़ा दीजिए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन इसी का सी पॉइंट देखो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 5, मान लेते हैं अब की बार ना 5 से बड़ी है और ना 5 से छोटी, और कितनी है बेटा, 5 है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 5 फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट, फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट। मान लेते हैं जिस डिजिट को आपको ड्रॉप करना है वो ना 5 से छोटी है ना 5 से बड़ी, बल्कि 5 के इक्वल है और बाद में नॉन जीरो डिजिट आ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए 1.43521, मैंने कहा राउंड ऑफ करना है अप टू, राउंड ऑफ कीजिए अप टू 3 डिजिट। तो अब की बार देखिए बेटा रखना कहाँ तक है, 43, छोड़ना 5 को है, बाद में कैसी डिजिट आ रही है, नॉन जीरो, तो पहले वाली डिजिट को 1 से बढ़ा दो, प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। पहले वाली डिजिट को 1 से बढ़ा दीजिए, तो अब आपका आंसर आ जाएगा 1.44। तो मैं दोबारा तीनों रूल को स्पेसिफाई कर रहा हूं, जिस डिजिट को छोड़ना है अगर वो 5 से छोटी है तो पहले वाली डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस डिजिट को छोड़ना है अगर 5 से बड़ी है तो पहले वाली डिजिट 1 से इंक्रीज हो जाएगी, जिस डिजिट को छोड़ना है अगर वो 5 है और बाद में नॉन जीरो है तो भी पहली डिजिट 1 से इंक्रीज होगी। इसी तरह डी है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, if the digit to be dropped is equal to 5 followed by 0, मान लेते हैं बाद में 0 है, then preceding digit is first increased by 1 if it is odd, अगर ये odd है तो 1 से बढ़ जाएगी, remain same if it is even, अगर आपकी प्रीसीडिंग डिजिट odd है तो 1 से बढ़ा दो और अगर even है तो सेम रख लो। एग्जाम्पल के लिए 1.4250, मैंने कहा राउंड ऑफ करो 3 डिजिट तक, छोड़ना किसको है, 5 को, बाद में क्या है 0, पहले वाली डिजिट इवन है या ओड, सर इवन सेम रहेगी,
तो आंसर आपको मिलेगा 1.42। वहीं पर 1.4350 होता, राउंड ऑफ करो अप टू 3 डिजिट, छोड़ना किसको है 5 को, बाद में क्या है 0, पहले वाली डिजिट कैसी है ओड है तो 1 से इंक्रीज कर दो। तो बिल्कुल सिंपल कहानी है, अगर आपकी प्रीसीडिंग डिजिट ओड है तो आप 1 से इंक्रीज करेंगे और प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो आप उसको सेम रखेंगे। एक बार देख लीजिए आप सारे रूल्स को। ओके, तो पांचों रूल आपके दिमाग में मैंने क्लियर डाल दिए हैं। पहले रूल के अंदर मैंने बोला जिस डिजिट को छोड़ना है अगर वो 5 से स्मॉलर है तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। अगर डिजिट को छोड़ना है और अगर वो 5 से बड़ी है तो पहले वाली डिजिट को आप 1 से इंक्रीज करेंगे। अगर जिस डिजिट को छोड़ना है वो 5 है और बाद में नॉन जीरो डिजिट है तो उस केस में भी पहले वाली डिजिट 1 से इंक्रीज होगी। देखो बेटा, इंपॉर्टेंट रूल है, आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो, कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन बहुत आगे तक जाती है डेसिमल के बाद, फिर भी हम टीचर बोल देता है 2 डेसिमल तक ले लो, 3 तक ले लो। बेटा उसका एक रूल होता है, आपको वहीं तक लेना होता है जहां तक नीड हो। ये बात मैं अभी आपको सिखाऊंगा आगे चल के, लेकिन अभी आप राउंड ऑफ करने का तरीका आप देख लीजिए। क्लियर बात? ओके। चलो भैया आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको कहां तक आंसर लेना होता है इसका भी एक रूल है। क्या रूल है, उस रूल को समझने की कोशिश करना। जब भी आप 2 क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैंने कहा जब भी आप 2 क्वांटिटी को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट में उतने ही डेसिमल प्लेस लेने जितने की दोनों क्वांटिटी में मिनिमम है। तो द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन of 2 quantity is minimum as that of 2 quantity। उन दोनों क्वांटिटी में जिसमें भी मिनिमम है उतने सिग्निफिकेंट फिगर आपको काउंट करने हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा 9.9 को 9.999 9.999 के साथ ऐड कीजिए, तो बिल्कुल आप ऐड कर लीजिए। बेटा कैसे ऐड करेंगे, सबको एडिशन का तरीका आता है। 9.999 9.99 9.9 ऐड करो सर। 9 9 9 18 9 9 18 और 9 27 और 1 जो कैरी आई वो 28, यहाँ पर 2 कैरी आ गई। 9 9 18 18 और 9 28, सॉरी 9 9 18 18 9 27 27 और 2 कैरी आई 29। सर आंसर में आपको 2 कितने रखने हैं, यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेस हैं 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। मिनिमम वाले देखो तो मिनिमम डेसिमल प्लेस 1 है तो आपको 1 तक रखना है। तो छोड़ना किसको है 8 को। 5 से बड़ा है 5 से छोटा, 5 से बड़ा तो पहले वाली डिजिट 1 से बढ़ जाएगी और आंसर आपको मिलेगा 29.9। बोलो दिक्कत इस बात में? कहीं प्रॉब्लम नहीं है बेटा। मैंने आपको कहा ऐड कीजिए, अब की बार आप करना 1.4 2.434 3.427 4.8434। मैंने कहा चारों को ऐड करके प्रॉपर रिजल्ट दीजिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐड कीजिए। ऐड करेंगे तो 4.8434 3.427 2.434
1.4 ऐड कीजिए 4 3 7 10 और 4 14, यहाँ पर 1 आ गया, 1 और 4 5 2 7 और 3 10, 0 आ गया, यहाँ पर 1 और 8 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, सर 2 कैरी आ गई, 2 और 4 6, 6 3 9 2 11 और 1 12। सर इसमें कितने डेसिमल प्लेस है? 1, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 4। सर हमें मिनिमम वाले रखने हैं। आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेस रखोगे जितने की दोनों क्वांटिटी में सबसे कम है। तो यहाँ पर सबसे कम 1 है तो आप 1 तक रखो, छोड़ना किसको है? 0 को। लेस देन 5 तो आंसर इज 12.1। बोलिए बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो। ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखे जाएं इसका भी रूल है। तो क्या रूल है? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन रिजल्ट ऑफ multiplication and division of two quantity is same as that of minimum in two quantity। बेटा वहां पर तो आपने क्या देखे थे? डेसिमल प्लेस, और यहां पर देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। याद रखना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने देखे थे डेसिमल प्लेस। जब भी आप क्वांटिटी को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर में हम देखते थे डेसिमल प्लेस। आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेस होते थे जितने की दोनों क्वांटिटी में मिनिमम थे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करूं तो रूल बदल जाता है। क्या रूल लगता है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टाइम पर हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर दो क्वांटिटी को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे जितने कि दोनों क्वांटिटी में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो यहां पर हमने क्या किया? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखने रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटी इज सेम एज दैट ऑफ मिनिमम इन टू क्वांटिटी। दोनों क्वांटिटी में जिसमें सबसे कम है उतने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा आपको करंट किसी वायर से पास करी आपने 2.2 एम्पियर और उसका रेजिस्टेंस आपको दे दिया 4.84 ओम। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। देखिए बेटा बिल्कुल सिंपल है। आपको पता है V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। तो I की वैल्यू कितनी है? 2.2 और इंटू 4.84। सर मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को। 48422 मल्टीप्लाई कीजिए, बोलिए 8 इंटू 2 16, 4 इंटू 2 8 और 1 9, सेम 9 6 8। ये आपका हो गया 8 6 8 14, 9 6 15 और 1 16 और 9 1 10। मतलब ये आपका हो गया 10.648। अब आप जरा देखिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने रखने हैं? सर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे? 2। इसमें कितने हैं? 3। सर आंसर में कितने रखोगे? मिनिमम। तो मिनिमम रखना है तो आप रखोगे सर यस को छोड़ोगे 5 से बड़ी है तो पहले वाली डिजिट को 1 बढ़ा दो। तो कितना आंसर लोगे? बोलो 11 वोल्ट। बोलो दिक्कत है इस बात में? तो बिल्कुल सिंपल, आपको कुछ नहीं करना बेटा। जब भी आप क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो डेसिमल प्लेस पर ध्यान देंगे, और जब भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हम किस पर ध्यान देंगे बेटा?
उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कर सकते हैं ये काम। तो देखिए यहाँ पर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हमने जान लिया, रिक्वायरमेंट नहीं थी, हो सकता है आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हो ये सब, लेकिन मेन कहानी ये है, हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज मेजरमेंट, क्वांटिटीज के मेजरमेंट के बारे में। और मेजरमेंट करोगे तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करोगे तो सर आंसर में डेसिमल प्लेस आएंगे, ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर के टाइम आपके ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। तो कहानी बिल्कुल सिंपल है, आप आंसर निकालते टाइम इन मेथड्स को ध्यान में रखेंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए आंसर में, क्या राउंड ऑफ करने का तरीका है, ये सारी चीजें अगर हमें क्लियर है तो हमारे को फिजिक्स पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम बात कर रहे हैं एरर्स इन मेजरमेंट टॉपिक के बारे में। बता दूं कि अगर एरर्स की बात करूं तो हर साल आपको जेईई और नीट में एक क्वेश्चन एरर्स का मिलता ही मिलता है, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन मिलता है, और सबसे बड़ी बात आसान पोर्शन है, बिल्कुल भी दिक्कत वाला पोर्शन नहीं है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं एरर्स इन मेजरमेंट, जो अगली क्लास में आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, छोटा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है। इसके बाद हम फिजिक्स में मोशन, काइनेमेटिक्स वगैरह के बारे में डील करेंगे थोड़ा बेसिक पढ़ने के बाद। ओके तो हम डील करते हैं बेटा एरर्स के बारे में। देखिए बेटा एरर इन मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट is defined as एरर को हम डिफाइन करेंगे बेटा डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू कितनी है माइनस मेजर्ड वैल्यू कितनी है। सर अभी आपने बताया ट्रू वैल्यू तो हमें पता ही नहीं होती, किसी भी क्वांटिटी की फिजिक्स में ट्रू वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या करें? तो फिर हम एक काम करते हैं, हम एक ही क्वांटिटी को क्यों ना बार बार मेजर करें और बार बार मेजर करने पर उनकी 5, 7, 8 वैल्यू निकाल लें और उन सबका एवरेज ले लें, उसी एवरेज को हम ट्रू मान लेते हैं। बेटा एरर हमेशा आती है, एरर का कोई भी कारण हो सकता है उसका कोज हमें पता हो सकता है नहीं पता, कोई भी कोज हो, लेकिन एरर तो आनी श्योर है कि एरर आएगी। कोई भी बच्चा इस दुनिया में एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकता। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है आपके इंस्ट्रूमेंट में कमी हो, प्रॉब्लम हो सकती है आपकी टेक्निक में फॉल्ट हो। मैंने आपको थर्मोमीटर दिया, टेम्परेचर मेजर करो, आपको टेक्निक नहीं पता कि जीभ के नीचे रखना है, बॉडी के ऊपर रखना है, आपने बॉडी के ऊपर रख दिया, आंसर गलत आएगा। बात समझिए, स्केल है, स्केल भी किसी ने बनाई है, हो सकता है उसका जीरो मिसप्लेस हो, जिसने उस पर लाइंस बनाई है, टिक बनाए हैं, उसमें थोड़ा स्पेसिंग गलत आ गई हो तो भी एरर आ सकती है। तो एरर पर्सनल भी हो सकती है, एरर इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकती है, एरर सिस्टमेटिक भी हो सकती है, एरर रैंडम भी हो सकती है, एरर बहुत सारे टाइप की हो सकती है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि क्वांटिटी में एरर आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो अगर मैं ट्रू वैल्यू की बात करूं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं ट्रू वैल्यू को? तो देखिए लेट A1, A2, A3 so on AN are n measured value of same quantity। आपने बेटा सेम क्वांटिटी को कितनी बार मेजर किया? n बार मेजर किया और हर बार वैल्यू अलग अलग मिली। पहली बार कितनी मिली A1, सेकेंड टाइम कितनी मिली A2, थर्ड टाइम कितनी मिली A3, n टाइम कितनी मिली AN। आपने एक ही क्वांटिटी को n बार मेजर किया, n बार मेजर करने पर आपको वैल्यूज मिली A1, A2, A3 so on AN। देन द ट्रू वैल्यू कैन बी कंसीडर्ड, देन ट्रू वैल्यू कैन बी कंसीडर्ड एज A1, A2, A3 प्लस सो ऑन AN अपॉन n। बेटा इसको हम ट्रू वैल्यू मान लेते हैं।
जब भी आप क्वांटिटीज को मेजर करेंगे, मान लेते हैं n बार आपने मेजर किया और n बार मेजर करने पर वैल्यूज आपको मिली a1, a2, a3 so on an। n बार मेजर किया, हर बार वैल्यू अलग आएगी, ये बात तो फिक्स है। आप अगर लैब में भी चलोगे, लैब में चल के या मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको दूंगा और मैंने ये मार्कर दिया, मैंने कहा इसकी लेंथ फाइंड करो, अगर एक्यूरेट मेजर करता है, मान लेते हैं इसकी लेंथ है 8.6484 सेंटीमीटर, क्या आप मेजर कर सकते हो? नहीं। अगर स्केल लोगे तो या तो 8.6 मेजर करोगे या 8.7, क्योंकि आपकी स्केल ही कहाँ तक मेजर कर सकती है? डेसिमल के 10th पार्ट तक। सर आगे तो हम जा ही नहीं सकते, तो एरर तो आना डेफिनेट है कि एरर आएगी। एरर को हम रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हम ट्रू वैल्यू किसको मान लेते हैं? इन सब के एवरेज को। अब अगर एरर निकालनी है तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर्स का मतलब समझिए। एब्सोल्यूट एरर का मतलब डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो बोलिए बेटा, एब्सोल्यूट एरर इन A1 कितनी एरर आएगी? तो डेल्टा, एरर को डेल्टा से डिनोट करते हैं। फिजिक्स में डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। फिजिक्स में जब भी डिफरेंस लिखते हैं हम साइन बना लेते हैं डेल्टा। ये साइन काहे का है बेटा? डेल्टा का साइन है। डेल्टा का मतलब डिफरेंस को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा A1 का मतलब ट्रू वैल्यू A बार माइनस A1। डेल्टा A2 की बात करूं, A बार माइनस A2। डेल्टा A3 की बात करूं, A बार माइनस A3 सो ऑन। इन an कितनी एरर आएगी? तो डेल्टा an का मतलब A बार माइनस an। अब निकालते हैं बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब जितनी भी आपने एब्सोल्यूट एरर्स निकाली है, चाहे डेल्टा A1 में एरर निकली है, A2 में एरर निकली है, डेल्टा A2, A3 में एरर निकली है, डेल्टा A3 और an में एरर निकली है, डेल्टा an। आप इन सब का एवरेज ले लीजिए, दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब है डेल्टा A बार मतलब डेल्टा A1 डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस सो ऑन, और कहाँ तक ले लीजिए बेटा? डेल्टा an और अपोन में n का डिवाइड कर दीजिए। ये आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर है। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद तीसरा पार्ट होता है रिलेटिव एरर निकालने का। बेटा रिलेटिव एरर की बात करूं तो रिलेटिव एरर का मतलब होता है रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। इसको बोलते हैं बेटा रिलेटिव एरर। क्या मतलब होता है रिलेटिव एरर का? रिलेटिव एरर का मतलब होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। याद रखना ये सारी बातें। रिलेटिव एरर का मतलब होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, इट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। इसी तरह परसेंटेज एरर की बात करूं तो परसेंटेज एरर होती है बेटा, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर का मतलब है डेल्टा A इंटू 100%, मतलब डेल्टा A बार अपॉन A बार इंटू 100%। ये आपका परसेंटेज एरर है। तो मैं दोबारा एक बार समझा देता हूं। क्वांटिटी में एरर का मतलब होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब कहानी सिंपल है सर, ट्रू वैल्यू ही पता थी तो फिर दिक्कत कहाँ है? तो ट्रू वैल्यू पता नहीं होती बेटा। ट्रू वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं कैसे? हम एक ही क्वांटिटी को डिफरेंट टाइम मेजर करेंगे और हर बार मेजर करने पर उसकी अलग अलग रैंडम वैल्यूज आएगी। हम उन सब का क्या ले लेंगे? एवरेज, और उसी एवरेज को हम क्या मान लेंगे? ट्रू वैल्यू। अलग अलग क्वांटिटी में एरर निकालेंगे, अलग अलग क्वांटिटी में एरर आई, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 सो ऑन डेल्टा n, इन सब का मीन ले लेंगे और लास्ट में क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं सर बोलो ट्रू वैल्यू A बार और मैक्सिमम एरर कितनी आ गई? डेल्टा A का बार, जो इससे ज्यादा भी हो सकती है और कम भी, मतलब प्लस माइनस दोनों में ले सकते हैं। ये आपका क्वांटिटी का लिखने का तरीका है। A बार आपने क्या ली है? ट्रू वैल्यू। डेल्टा A बार क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। जैसे कहीं पर लिखा हुआ हो कि भैया वोल्टेज है 230 वोल्ट प्लस माइनस 10 वोल्ट, इसका मतलब क्या है? सर ट्रू वैल्यू 230 है और फ्लक्चुएशन कितना आ सकता है? हो सकता है 10 वोल्ट ज़्यादा आ जाए, हो सकता है 10 वोल्ट कम आ जाए। ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है।
इससे ज़्यादा एरर नहीं आएगी। हर क्वांटिटी आप कुछ भी खरीद कर लेके आओ, एक लेंस भी खरीद के लेके आओगे, उस पर फोकल लेंथ लिखी होगी 15 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 या प्लस माइनस 1। इसका मतलब हो सकता है वो 15 की जगह 16 आ जाए या 15 की जगह 14, लेकिन इससे ज़्यादा एरर नहीं आएगी। हम हमेशा मैक्सिमम एरर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए मैंने सबको प्लस में लेके काउंट किया, हमेशा मैक्सिमम, ताकि कोई हम पर आकर क्लेम नहीं कर पाए। मान लेते हैं कि स्टेबलाइजर में बेच रहा हूँ, आप मार्केट में गए, बोले भैया 230 वोल्ट का स्टेबलाइजर दे दो। अब उसने बोल दिया, बोले कि भैया इसमें 1% भी एरर नहीं है, और गलती से उसने 231 वोल्ट दे दिया, तो आप उस पर केस कर दोगे। इसलिए पहले से ही वो मैक्सिमम एरर बता देता है कि भैया वैसे तो 230 वोल्ट है, लेकिन प्लस माइनस 10 वोल्ट की एरर आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो उसने पहले ही मैक्सिमम बता दी। मैक्सिमम बताने से होगा क्या, अब चाहे 234 आए चाहे 235, आप उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि उसने पहले ही आपको बता दिया कि भैया 10 वोल्ट का फ्लक्चुएशन दे सकता है। क्लियर बात? ओके, एक बार देख लीजिए आप, उसके बाद हम आगे इसका एक न्यूमेरिकल लेके बात करेंगे, और कल की क्लास में हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आप इस चैप्टर की जितने भी क्वेश्चन आपको मिले, आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर हो, प्रीवियस ईयर की बुक्स हो, नीट जेई की, आपकी 11th क्लास की बुक को, आप कहीं से भी क्वेश्चंस को निकालिए, वीडियोस को देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ओके, एक क्वेश्चन लेके बात कर लेते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम एक क्वेश्चन लेके सेम ओके, देखिए क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, द लेंथ ऑफ स्टील रोड इज मेजर्ड एज 2.48 सेंटीमीटर, 2.52 सेंटीमीटर, 2.49 सेंटीमीटर, 2.50 सेंटीमीटर, 2.46 सेंटीमीटर। ये आपने 5 बार मेजर करी और 5 बार आपको वैल्यूज मिली। एक बार मिली 2.48, एक बार मिली 2.52, एक बार मिली 2.49, एक बार मिली 2.50, एक बार मिली 2.46। सर ये आपको n बार, मतलब 5 बार आपने मेजर करी, 5 बार वैल्यूज आई। क्वेश्चन ये है, फाइंड फर्स्ट ट्रू लेंथ कितनी होगी, मीन एब्सोल्यूट एरर और थर्ड परसेंटेज एरर। ये 3 चीज़ें आपको फाइंड करनी है। पहले तो ट्रू लेंथ बोलिए, एल बार, सबका एवरेज मैंने बता दिया, आप सबका क्या ले लेंगे बेटा, एवरेज ले लेंगे, ऐड कीजिए 2.48, 2.52, 2.49, 2.50, 2.46 डिवाइड बाई 5। मैं कैलकुलेटर से एक बार कर देता हूँ, आप आराम से सॉल्व कर लीजिए जब तक। बेटा ये आ रहा है 12.45 डिवाइड बाई 5, 2.49, ये आपकी एक्चुअल लेंथ आ गई। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपने कैलकुलेट कर लिया। सेकंड पार्ट, एरर्स निकाल लीजिए सब में। तो एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, पहले डेल्टा L1 निकालते हैं, L बार माइनस L1, डेल्टा L2 निकाल लीजिए, L बार माइनस L2, डेल्टा L3, L बार माइनस L3,
डेल्टा L4 L बार माइनस L4 डेल्टा L5 L बार माइनस L5। L बार की वैल्यू कितनी निकाली आपने 2.49 और L1 था 2.48, मतलब माइनस का 0.01, 2.49 माइनस 2.52, ये प्लस का 0.01 था, ये माइनस का 0.03, फिर बोलो 2.49 माइनस 2.49 दैट इज 0.00, 2.49 माइनस 2.50, सर 2.49 में से 2.50 गया, माइनस का 0.01, फिर बोलो 2.49 माइनस, बोलो भैया 2.46, सर ये आ गया प्लस का 0.03। सर ये आपने क्या निकाल ली, एरर्स, इनका मीन निकाल लीजिए। तो बी पार्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर। बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब इन सब का एवरेज ले लीजिए, डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4, डेल्टा L5 डिवाइड बाई 5 कर लीजिए। तो सबको प्लस में लेके चलना, 0.01, 0.03, 0.00, 0.01, 0.03 डिवाइड बाई 5, 1 3 4 4 और 1 5 और 3 8, तो 0.08 डिवाइड बाई 5 ये आ जाएगा 0.016। ये आपका डेल्टा L का बार आया। कहाँ तक रखना है, 2 डेसिमल तक, इसको छोड़ना है। तो डेल्टा L का बार हो गया 0.02, रूल अभी बता दिया। तो आप क्वांटिटी को क्या लिखेंगे, तो क्वांटिटी को अब हम लिख सकते हैं, हाँ जी, तो क्वांटिटी को अब हम लिख सकते हैं, बोलो 2.49, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आई और एरर आई 0.02। ये आपकी क्वांटिटी का लिखने का तरीका है। थर्ड पार्ट परसेंटेज एरर निकालना है, तो मैंने बता दिया डेल्टा L का बार अपॉन L बार इंटू 100, मतलब 0.02, 2.49 इंटू 100 मतलब 2/2.49, अप्रोक्सीमेट 1% के आसपास आ जाएगी। फिर भी हम देख लेते हैं एक बार, 2/2.49। आप लोग आराम से, होशियार बच्चे हो सारे, करके देख लेना। मैं आपको कैलकुलेटर से एक बार करके फटाफट बता देता हूँ। 2 डिवाइड बाई 2.49, 0.80, सो 0.80%, मतलब 0.8% आपकी परसेंटेज एरर आ गई। इस तरह हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये मैंने आपको एरर्स का बेसिक मतलब आपको समझा दिया। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर और वहीं से आपका क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास का वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।